नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि व्याख्यातावर्ती में साफ साफ लिखा हुआ है आदिकाल में, कि चंद्रबरदाई और नलपति नालय, उनके प्रमुख ग्रंथ, उनकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अपन को। और ग्रंथों से मतलब बीच बीच में से पंक्तियाँ उठा उठा के पूछी जाने की पूरी संभावना अब की बार मतलब जो व्याख्याता साहित्य का पेपर है वो काफ़ी गहराई में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले चंद्रबरदाई के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, चंद्रबरदाई का जन्म है वो 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। यानी अपन को बेसिक से लेकर के गहराई तक जाना है। इनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट और बली भट्ट ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि अपन गहराई में पढ़ते जाते हैं, हो सकता है अगला ऊपर से भी पूछ ले, परंतु अपन को पूरी जानकारी होनी चाहिए हर तरीके की, चाहे गहराई में पूछे चाहे बेसिक पूछे। तो ये तो इनकी बेसिक सी बातें हैं। जैसे द्वितीय श्रेणी में ऐसा पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ, तो 1168 में। इसी प्रकार चंद्रबरदाई का मूल नाम पूछ ले तो पृथ्वी भट्ट और बलिवद्य था इनका नाम। चंद्रबरदाई का काव्य पृथ्वीराज रासो है वो रासो साहित्य का एक वीर रस का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ, यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का इसे गौरव है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनका जो काव्य ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसका हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना है। और साथ ही साथ में इसको जाली ग्रंथ भी आचार्य शुक्ल ने माना है। अब जाली ग्रंथ भी मान लिया और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मान लिया, दोनों ही बात शुक्ल जी ने मान ली है, तो ये अपन को भी माननी पड़ेंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य में शुक्ल की कही गई बात है वो लोहे की लकीर है। एक दो बातों को छोड़ करके करीब करीब बात इनकी माननी ही पड़ेंगी। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस भी पूछा जा सकता है, वीर रस और श्रृंगार रस है। रासो साहित्य कोई सा भी हो उनका यही मिलेगा। रास श्रृंगार वीर के साथ वैसे ही रहता है। अलंकारों में अनुप्रास और यमक है। और कुल जो इसमें पद हैं वो 16,306 है। यानी इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना में मतलब गुणोत्तर समय में ये विभाजित है। समय कह दो, सरक कह दो, पद कह दो, अलग अलग जो अपनी मर्जी के अनुसार, तो ये समयों में विभक्त है। और 68 प्रकार के इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। और जिसमें मुख्य रूप से छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। वैसे दोहा है, सोरठा है, तोमर है, ऐसे अनेक प्रकार के छंद और भी हैं, परंतु छप्पे का बादशाह भी कहा जाता है चंद्रबरदाई को। शिव सिंह सेंगर ने अपना ही ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, उसमें ये बात भी लिखी है कि छप्पियों का बादशाह है चंद्रबरदाई। आगे देखिए, चंद्रबरदाई को छप्पे का बादशाह कहा जाता है, मतलब शिव सिंह सेंगर ने। छप्पे छंद के अलावा इसमें दोहा, तोमर, तोटक, गहारा, गाथा, आर्या, ये और भी बहुत से छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। मूल रूप से तो ध्यान रखना इसमें छप्पे का ही हुआ है। पृथ्वीराज रासो का कयामसवद और पद्मावती समेत दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी अच्छा कथन है व्याख्यातावर्ती के लिए कि पृथ्वीराज रासो के कौन कौन से समय हैं वो महत्वपूर्ण है। अगला समयों के नाम दे दे, यहाँ पर कयामसवद है, पद्मावती समय है, रेवा तट है, इस प्रकार से अलग अलग जो समय हैं उनका नाम दे करके पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, कयामसवद और पद्मावती जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो की अब तक की हस्तलिखित जो प्रतियां वो 4 भागों में प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? पहला जो संस्करण है वो तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा है, उसमें 16,306 पदे हैं। द्वितीय संस्करण है अप्रकाशित है, इसमें 7,000 छंद हैं, जो कि अबोह और बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है, संरक्षित है। तृतीय संस्करण है वो अप्रकाशित है, 3500 छंद हैं, बीकानेर संग्रहालय में है। और चौथा संस्करण अप्रकाशित है, उसमें 1300 छंद है, वो दशरथ शर्मा ने इसको ही मूल काव्य माना है। अच्छा प्रश्न व्याख्यातावर्ती में ऐसे आएंगे, मतलब अंदर से खोज खोज के पूछेगा कि दशरथ शर्मा के अनुसार कौन सा जो इसका संस्करण वो मूल काव्य माना है, तो दशरथ शर्मा ने चौथा संस्करण माना है। समझ रहे हो ना बात को? पृथ्वीराज रासो की भाषा किस प्रकार की है, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा की सम्मिलित, मतलब सम्मिलित है। राजस्थानी तो है ही है और साथ में ब्रज है, तो शैली उसकी पिंगल शैली हो गई है। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ होती हैं, आप सभी को पता होगा इस चीज़ का। तो ये पिंगल शैली है वो राजस्थानी और ब्रज से मिलकर के बनती है। और राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलेगी तो वो डिंगल मिलेगी, जिसमें मतलब अपन ने वीर सच्ची पढ़ी थी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी हुई, वो डिंगल शैली में लिखी गई है। और भी राजस्थान की जो बहुत पुरानी रचनाएं हैं वो डिंगल शैली में मिलती हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिंगल शैली किन किन के मिश्रण से बनती है, डिंगल किस किस के मिश्रण से बनती है। तो पिंगल तो राजस्थानी और ब्रज, डिंगल राजस्थानी और अपभ्रंश। ठीक है, ए बी अपभ्रंश और ए आर राजस्थान,
राजस्थानी और अपभ्रंश के मिलकर के पिंगल बन जाएगी और राजस्थानी और ब्रज का मिलकर के पिंगल बन जाएगी। पृथ्वीराज रासो के नायक जो हैं वो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय धीरोदत्त नायक है। नायिका, मूल रूप से तो इस पृथ्वीराज रासो की नायिका कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है संयोगिता, मुग्धा नायिका है, मुख्य नायिका यही है। परंतु इसके अलावा भी इस रासो में इंचनी, शशिवर्ता, पद्मावती, अन्य जो रानियां हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस रासो ग्रंथ में इंचनी, शशिवर्ता, पद्मावती इनका उल्लेख मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो में। अपने यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इनका आपने नाम ही नहीं सुना कभी। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी है वो किसके द्वारा दी गई थी? कर्नल जेम्स टोड ने अपने ही ग्रंथ एनाइल इंक्रीज ऑफ राजस्थान, यह है ना अपने राजस्थान का भीष्म पिता, इतिहास का इसे पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इन्होंने ये राजस्थान का इतिहास ग्रंथ लिखा था। उसमें 1839 ईस्वी में सबसे पहले पृथ्वीराज रासो नामक एक रचना की जानकारी दी थी कि ऐसी भी आपके एक राजस्थान में रचना हुई है। तब इसकी खोजबीन शुरू हुई थी और कर्नल जेम्स टोड ने इसको संगोपत्ता नेम से प्रकाशित करवाया था क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखते थे ना, तो इनको संगोपत्ता यानी संयोगिता है उसका नाम संगोपत्ता नाम से प्रकाशित करवा दिया। अब इसका प्रश्न उठता है प्रमाणिक और अप्रमाणिक, ज़्यादातर चांसेस यहीं से बनते हैं परीक्षा में प्रश्न आने के। तो सबसे पहले अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वुल्लर। इन्होंने पृथ्वीराज विजय जो जयनायक की जिनकी रचना है उनको मिली थी कश्मीर में ये रचना, और उसके आधार पर इन्होंने सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था वुल्लर ने, यानी प्रकाशित होने से पहले रोक लगा दी थी, विदेशी हैं ये। फिर मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, कविवर मुरारीदास श्यामलदास, रामचंद्र शुक्ल और मोतीलाल मानवरिया। तो वुल्लर राम कवि गौरी देवी के मोती, इस प्रकार से आप इन सभी नामों को याद भी रख सकते हैं। वुल्लर का मतलब वुल्लर, राम का मतलब रामचंद्र शुक्ल, कवि का मतलब मुरारीदास श्यामलदास, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा और देवी मुंशी देवी प्रसाद सिंह, और मोती मतलब मोतीलाल मानवरिया। इस प्रकार से आप लोग इनका नाम याद रख सकते हैं और रखना भी पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन अप्रमाणिक है कौन नहीं है, ऐसे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। प्रमाणिक मानने वालों में मूल रूप से श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, कर्नल टोड हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हैं, दशरथ शर्मा हो, ग्रियर्सन है। पिछली बार यही आया था कि प्रमाणिक किसने माना है, तो उसमें कर्नल जेम्स टोड का नाम था और ये प्रश्न ये उसका जवाब सही था। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजी विजय, अगरचंद नाटा, यानी हजारी सुमुनि नाहटा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और सु का हो जाएगी सुनीत कुमार और मुनि का हो जाएगा मुनिजिन विजय और नाहटा का अगरचंद नाहटा। इस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये रखने बहुत ज़रूरी हैं, तीनों चीज़ें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी हैं। वुल्लर राम कवि गौरी देवी के मोती, छोटी सी पंक्ति है, आराम से याद हो जाएगी। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनकी ट्रिक है हजारी सुमुनि नाहटा। तो ये दोनों जब अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक वाले याद हो जाते हैं तो बीच में बचता सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक वाला है। इसको तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, इन दोनों में से कोई सा ना होगा तो, ठीक है। बहुत ही शानदार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है परीक्षा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहा था, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक रचना माना है। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने घटनाकोश कहकर के पुकारा है। बच्चन सिंह ने राजनीतिक महाकाव्य या राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी कहकर के पुकारा। नरोत्तम दास स्वामी ने मुक्तक रचना कहा और श्याम सुंदर दास उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य कहकर के पुकारा है। तो ये वाला जो है वो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी पुस्तक में या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है ना। व्याख्याता भर्ती में यहाँ से मतलब गहराई के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आगे है इस ग्रंथ में सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने माना है? डॉक्टर वुल्लर ने, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये कश्मीरी कवि जयनायक पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में इन्होंने अप्रमाणिक घोषित कर दिया था उसको। तो यहाँ पर गहराई का प्रश्न यह बनता है व्याख्याता भर्ती के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बताएं तो कि डॉक्टर वुल्लर ने किस रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया? तो जयनायक पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये उक्ति जो है पृथ्वीराज और चंद्रबदाई के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन दोनों अभिन्न मित्र थे और उनका एक ही दिन जन्म हुआ था और एक ही दिन वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे।
एक थाल जन्म एक थाल मरण। ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षा में सीधी सीधी NET-JRF में हजारों बार पूछी गई है कि मनोह कला से सिभान कला 1600 बनिए, पुस्तक जलन हाथ दे चले नृप काज। ये मनोह कला शशिभान कला 1600 बनिए, ये पंक्ति और पुस्तक जलन हाथ दे चले नृप काज यानी चंद बरदाई हैं वो अपने पृथ्वीराज रासों में 58 समयों का लेखन कार्य कर चुके थे, और जो आगे 11 जो समय बचते हैं वो उनके पुत्र जल्लन के द्वारा पूरे किए गए थे। तो अपने पुत्र जल्लन को ये पुस्तक दे करके कहा कि मैं पृथ्वीराज चौहान के पास में जाता हूँ, मतलब मेरे अभिन्न मित्र या स्वामी के पास जाता हूँ, और अब इस पुस्तक को पूरा करना तुम्हारा ही परम कर्तव्य है, धर्म है। तो पुस्तक जल्लन हाथ दे चली नृप काज, नृप यानी राजा के कार्य करने के लिए वो चले जाते हैं गजनी। ये बात भी यानी ये दोनों पंक्तियां काफी प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हन के द्वारा पूर्ण किया गया था। चंद बरदाई ने 58 समय लिखे, जल्हन के द्वारा 11 समय रचे गए थे। इसमें काफी महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा इन चीजों को। फिर देखिए किस आलोचक ने चंद बरदाई के बारे में या फिर पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कहा कि चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई बात है, अच्छे कथन है। यदि इतिहास समर्पित घटनाओं के आधार पर मूल पृथ्वीराज रासो का निर्णय करे तो एक केमासवध को छोड़ करके और कोई भी घटना पृथ्वीराज रासो की नहीं मानी जा सकती। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई है कि अगर इतिहास से समर्थित घटनाएं हैं उनके आधार पर पृथ्वीराज रासो है, उसका अगर निर्णय किया जाए तो एकमात्र केमासवध है ना, उसको छोड़ करके कोई भी घटना है वो मूल पृथ्वीराज रासो की प्रतीत नहीं हो रही है। निश्चित ही चंद बरदाई जो हैं वो बिहारी की भांति एक एक शब्द पर बहुत त्रास कर खाद कर बहुत सोच विचार के साथ में प्रयोग करने वाले जड़ाऊ या फिर शिल्पियों में से न थे। वे फिर बिल्कुल मस्त मौला की तरह शब्दों को बेलाग से प्रयोग कर देते थे। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए चंद बरदाई के प्रति समर्पित शब्द हैं। पृथ्वीराज रासो संत भक्ति काव्य की भांति सामान्य जनसाधारण के उत्थानशील भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी हंसोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोधी का चित्रण का वो बेलाग प्रयोग करते थे। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई बात है पृथ्वीराज रासो को लेकर के। तो ये वाले कथन है वो भी आप नोट कीजिएगा, आपके बहुत ही काम आएंगे व्याख्याता भर्ती में। ऐसे ही अब की बार खोद के आने के पूरे चांसेज हैं। अब ये प्रमुख पंक्तियां सीधी सीधी उठा के पूछी जाती हैं कि उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवम रस है, सठ भाषा पुराण च कुरान कथित मय। ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है, यानी ये यूं पंक्ति देगा अगला, उक्ति धर्म विशाल राजनीति नवम रस है किस ग्रंथ से ली गई है। 4 ऑप्शन बना देगा आराम से, बिसलदेव रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, या एक रासो का और नाम डाल देगा। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए ये पंक्तियां NET-JRF KVS TGT PGT में आए हुए पेपरों से मतलब इकट्ठी करके आप तक प्रस्तुत की जा रही हैं। तो इनको आप यूं ही मन न समझें, बहुत ही ध्यान से सुने पूरे वीडियो को और इनको रटें, और कोई ऑप्शन नहीं, इनको रटना ही पड़ेगा। संस्कृत प्राकृत चेव अपभ्रंश पिशाच क्या मागधी सोरसेनिश्च सठ भाषे ज्ञायते, यानी पृथ्वीराज रासो में 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। इस प्रकार से इनको आपको बस 2-4 बार रीडिंग मारनी है, इनको रटना है लिख करके, यूं ही याद नहीं होंगी ये पंक्तियां, और दोबारा आई हुई पंक्ति पेपर में दोबारा आने के पूरे चांसेस होते हैं। मनोह कला शशि भान कला 1600 बनिए, इसको तो रट ही लीजिए, हो सकता है ये तो ये मानिए कि ये छप चुकी है पेपर में। आई थिंक व्याख्याता भर्ती में यहाँ ये वाली पंक्ति पक्का ही आएगी, देख लेना चाहिए। मनोह कला शशि भान कला 1600 बनिए, बालवेश शशि का समीप है अमृत रस बनिए, यानी इसमें कहते हैं कि नायिका जो है उसका जो चेहरा हुआ वो मतलब चंद्रमा की 16 कलाओं की जितना सुंदर है, और उसके जो बाल हैं वो मान लो ऐसा मानो कि जैसे चंद्रमा के पास में बादल अमृत का रस पान करते हैं, वैसे ही बाल हैं वो बालिका के मुख का चंद्रमा रूपी मुख का रस पान कर रहे हैं, अमृत को पी रहे हैं। ये पंक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पृथ्वीराज रासो की। छंद प्रबंध कवित्व जाति साटक गाहे दुहत, लहू गुरु मंडित छंडिव पिंगल भरे भरत। ये पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति आई हुई है। शोभन थार मोतिन भराए, झल हल करंत दीपक जराए, पूजित गौरी शंकर मनाए, दह छीने अंग करी
लागिए पाए। मिलत राज पृथ्वीराज सो यही कही राम राय चामुंड रेवा तट जो मन करे बन अबुन गझुंड। यानी रेवा तट है उससे ली गई ये पंक्ति, और रेवा तट जो है वो 27वां समय है, ध्यान रखना इस बात का। एक ताप पहु पंको अरु खनिक जू थान चामुंड राव बचन सुनी चढ़ी चढ़्यो चहुमान। पूरब दिशि गढ़पति समुद्र शिशिर अति दुग्गे पद्मावती इन ले चलियो हर्षि राज पृथ्वीराज। ये पद्मावती समय से ली गई है। दिल्ली दिशि मार्ग लग्यो उत्तरी घाट गिरगंगे गही तेग चौहमान हिंदवान रान गज यूथ परी कोप केहरी समान। तो ये पंक्तियां हैं, उसको आप नोट कीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा इनको, और फिर एक अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा इनको लिख लिख करके, तब जाकर ये याद होंगे। परीक्षा में हो सकता है यहाँ से ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी तरीके से पूछी जा सकती हैं ये, ठीक है। अब नलपति नाल हैं जिन्होंने बिसलदेव रासो लिखा था। इनका तो सीधा सा प्रश्न द्वितीय श्रेणी में तो यूं ही हो सकता है पूछा जाए कि इसकी नायिका कौन है, क्योंकि राजमती नाम है, उसके मानमती, भानुमती, राजमती कुछ भी नाम बदल देता अगला, अपन को राजमती याद रखना है। तो नलपति नाल है जो अजमेर के सम्राट विग्रहराज चतुर्थ थे, वो बिसलदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उसके राजकवि थे नलपति नाल। बिसलदेव का जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ भी उनको कहा जाता है। बिसलदेव रासो का प्रधान रस श्रृंगार वियोग श्रृंगार है। स्पेशली वो वियोग श्रृंगार क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसमें से अगर कोई पंक्ति पूछी जाएगी तो ये पंक्ति 100% आएगी, अन्यथा कोई पंक्ति पूछी नहीं जाएगी कि 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आगराई है शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। एक दूसरा प्रश्न मुझे यूं ही याद आ गया आपको पढ़ाते पढ़ाते कि ये जो रासो शब्द है उस रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से बताया है, किसी ने रसायन से बताया है, किसी ने रास से बताया, तो आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से बताया। तो ये व्याख्याता भर्ती में वाकई गहराई का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से बताई वो किस ग्रंथ के आधार पर बताई है। तो ये यहाँ से लिया गया है। ये शब्द दिखते ही मुझे मतलब स्मृति पट में आ गया, तुरंत ही आपको मैंने बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो बिसलदेव रासो के रसायन शब्द से मानिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से है, और वो रसायन शब्द है वो बिसलदेव रासो में लिखा गया है। तो आप इस बात को नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, गहराई का प्रश्न है और पूछा जाएगा, है ना। और ये वाली पंक्ति रट लेना, आपको पंक्ति में अगर पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी। 1272, इसको कोई 1212 मानता है, कोई 1272 मानता है, अलग अलग है। तो इसमें आचार्य शुक्ल ने 1272 का अर्थ विक्रमी संवत 1212 बता दिया। कुछ इतिहासकार विक्रमी संवत 1272 मानते हैं, जबकि 1272 ही लिखा हुआ हो सकता है, क्या होगा। ये काव्य जो मुक्त काव्य है, ध्यान रखना इस बात का। कुल इसमें छंद 128 है और ये एक गेय काव्य है, यानी मतलब गाए जाने योग्य ही है। 128 ही छंद है। मता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों का इसमें संपादन किया है। अच्छा प्रश्न है कि बिसलदेव रासो का संपादन किसने किया, तो मता प्रसाद गुप्त ने। नायक अजमेर के चौहान बिसलदेव जी हैं, विग्रहराज चतुर्थ, और नायिका है मालवा के राजा भोज की पुत्री है राजमती। इस नाम को ध्यान से रखिएगा, पिछली बार व्याख्याता भर्ती में यही पूछा गया था कि बिसलदेव रासो की नायिका कौन है, उसमें राजमती नाम याद रखना अपन को। ये काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गे के लिए रचा गया, मतलब गाने के लिए लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। इसकी रचना पिंगल शैली में हुई है। राजस्थानी ब्रज और मालवी के कुछ शब्द हैं। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। इसमें हिंदी में सर्वोत्तम 12 मासा का प्रयोग, ये अच्छा प्रश्न है। बिसलदेव रासो को लेकर के कई बार ये पूछा गया है नेट जीआरएफ में कि हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग किस में किया गया है, तो ध्यान रखना 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग है वो बिसलदेव रासो में किया गया है। अगर अपभ्रंश की बात करें तो नेमिनाथ प्रचय है, एक नेमिनाथ की प्रचय जिस एक रचना है उसमें मिलता है अपभ्रंश रचना में, और हिंदी में सबसे पहले है वो 12 मासा का जो प्रयोग है वो बिसलदेव रासो में किया गया। और ये 12 मासों शुरू कब होता है ये भी बड़ी कंफ्यूज चलती है। तो ये कार्तिक मास में शुरू होता है, ठीक है ना। महीना भी और ज़्यादा गहराई में चला गया तो अगला कार्तिक मास तक, इससे ज़्यादा तो कुछ जाना नहीं है, इतना नॉलेज बहुत है। अब इसका विभाजन पूछ लेता अगला। तो ये अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के विवाह की कहानी है। प्रथम खंड में दोनों की शादियाँ होती हैं, ठीक है। और द्वितीय खंड है, इसमें रानी ने क्या है कि एक व्यंग्य कर दिया कि मेरे पिताजी के पास में तो सोने की खान है, स्वर्ण के खान है, इतना धन दौलत है। अब
बिसलदेव को गुस्सा आ गया तो वह रानी से रुष्ट होकर के उड़ीसा चला जाता है और 1 वर्ष यानी मतलब 12 महीने वो वहीं पर रहता है। यही 12 मासों कहलाता है। ये 12 महीने अलग रहते हैं दोनों पति पत्नी राजा रानी। तो यही ये जो वर्णन किया गया है वो इन्हीं का है। तृतीय खंड में राजमती का विरह का वर्णन और बिसलदेव का वापस लौट आना। चौथे खंड में क्या है कि राजमती मालवा चली जाती है अपने पिताजी के पास, भोज के पास, और बिसलदेव को जाकर के उसे मना करके अपनी रानी को वापस ले आता है। और इसमें नायिका पूछी जा सकती है तो ये प्रोसतपति का ही नायिका है। इसका वर्णन है प्रकृति का उद्दीपन रूप में इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी बात, इसमें एक पंक्ति और भी है, ए स्त्रीय जन्म काई दिघई महेश, कघे अक्षर जन्म चारहु गणारे नरेश, चारे गणारे नरेश। और शुक्ल ने, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्ल ने पहला रासो ग्रंथ अगर किसी को माना तो वो बिसलदेव रासो को ही पहला रासो ग्रंथ माना है, क्योंकि उन्होंने इसी पढ़ा था। इसी रासो ग्रंथ में उनको रसायन शब्द मिल गया था और उसी रसायन शब्द से इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो मान ली है। अब इससे बेहतरीन आपको मतलब इतनी गहराई की जानकारी हर एक पुस्तक में हर एक जगह नहीं उपलब्ध होगी। कोचिंग वाले भी इतना नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं होता है और इतना समय अपने पास भी नहीं है। कम से कम 8-10 पुस्तकों से माथा खपा करके उसमें खोज करके ये चीज़ें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं, आप तक पहुँचाई हैं। अच्छा लगा तो वीडियो अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना और इनको नोट भी करते जाना साथ साथ। अब दूसरी बात, इनकी प्रमाणिक और अप्रामाणिकता का जो लफड़ा है ना वो बहुत बड़ा है। उसकी भी मैंने एक अलग से PDF तैयार कर रखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पृथ्वीराज रासो को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज रहती है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। विद्यार्थियों, विद्वानों सभी के ये बड़ी कंफ्यूज रहती है कहाँ से किस प्रकार से अगला प्रश्न पुटअप कर ले। तो उसको मैंने छोड़ करके आप चाहोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु ये तो क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से अच्छे लगे मुझे, है ना, इसलिए मैंने आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी नोट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पुस्तक जो नोटबुक होती है उसमें बार बार पढ़ते रहिएगा। 2-3 दिन बाद में रिवीजन करते रहिएगा इन चीज़ों का, व्याख्याता वाले खास तौर से। और सेकंड ग्रेड वाले हैं वो तो आपको पता ही है, बेसिक सा ऊपर से पूछा जाएगा तो वो इतना ज़्यादा अपने दिमाग को न खपत करें। वो व्याख्याता वालों के लिए स्पेशली, और उसके साथ आपको नेट JRF है ना उसकी भी साथ में ही तैयारी हो रही है, क्योंकि वही पृथ्वीराज रासो गहराई में जाके इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि किस ग्रंथ के आधार पर अप्रमाणिक माना, किसने पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य कहा, किसने मुक्तक रचना कहा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक यार शेयर जरूर कर देना।